जय हिंद। आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे गुप्तोत्तर कालीन में जो अर्थव्यवस्था थी या कहें कि व्यापार था, मुद्राएं किस प्रकार की थी, किस प्रकार व्यापार होता था देश के अंदर, या कहें कि अंतर्राज्यीय व्यापार किस प्रकार का था, बाह्य व्यापार या कहेंगे विदेशों के साथ व्यापार किस प्रकार था, किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, उद्योग धंधे किस प्रकार के थे, जैसा कि कहें कि वस्त्र उद्योग। इसी के साथ कहने का मतलब है कि जो खेती, गुप्तोत्तर काल में खेती या कहें कि अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर कालीन आर्थिक दशा या कहेंगे गुप्तोत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। तो गुप्तोत्तर कालीन जब गुप्त साम्राज्य का समाप्त होता है, यानी कि लगभग 550 ईस्वी से पूर्व से लेकर जब जो कि कहें कि गुर्जर प्रतिहार या कहें कि राजपूतों का शासन स्थापित होता है लगभग, है ना। तो जो गुप्तोत्तर कालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हम आप पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करेंगे। हमारी ये सीरीज कंप्लीट होने के कगार पर है। तो देखें कि हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 104 है, यानी कि इससे पहले हमने 103 प्राचीन भारत के जो टॉपिक है उन पर विस्तार रूप से चर्चा की है ना। तो अब देखें कि जो आर्थिक दशा, तो ये जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में कहीं ना कहीं आर्थिक दशा भारतीय खराब होने लगती है। खराब होने का कारण एक मोटा यह है कि इस समय विदेशी आक्रमण भारत पर होते हैं। विदेशी आक्रमण का मतलब है कि यहाँ पर अरब प्रायद्वीप में जो इस्लाम का उदय होता है और लगभग 712 ईस्वी में यहाँ पर आक्रांत भारत पर आक्रमण करने लग जाते हैं। सिंध और मुल्तान वाले इलाके पर जीत लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से भारत के अंदर जो विदेशी का कहीं ना कहीं प्रभाव जमने लगता है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर जो कि अर्थव्यवस्था डूबने लगती है, आर्थिक दशा धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये समझे कि भारत के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होती है। जब राजनीतिक उथल पुथल होती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक दशा भी प्रभावित होती है। जो कृषि, सबसे पहले देखें कृषि, तो अर्थव्यवस्था थी या कहेंगे जो गुप्तोत्तर कालीन जो अर्थव्यवस्था थी, गुप्तोत्तर कालीन अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुख्य जो आर्थिक स्रोत था वो कृषि थी। गुप्तोत्तर काल से पहले जैसे कहें कि मौर्य काल था, मौर्य काल के बाद में टाइम जाता है, फिर आते हैं गुप्त काल। तो इनके अंदर भी जो कि अर्थव्यवस्था का मुख्य जो साधन था वो कृषि था, और जो गुप्तोत्तर काल है इस गुप्तोत्तर काल में भी कृषि था। जब कृषि में पैदावार होगी तो कृषि उस पैदावार से जो कि कर के रूप में राजा लेगा। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो मुख्य स्रोत था अर्थव्यवस्था का वो कृषि थी, कृषि मुख्य स्रोत थी। इसी के साथ इस समय जिस प्रकार जैसे कि कहें कि जो संग्रह किया जाता है, उस संग्रह में जो धान का संग्रह यानी जो धान होता है चावल, तो उनका संग्रह करना सबसे अच्छा समझा जाता था। इसी के, है ना। और इस समय क्या हुआ कि जो खेत है, खेतों को नापा जाने लगा। जो खेत होते हैं उन खेतों को नापा जाने लगा। नापने से फायदा ये हुआ राजा को कि वो एक कर लगा सकता था और कर के अंदर उसको अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा, क्योंकि अब भूमि की क्या नपाई होने लग गई, है ना। भूमि की नपाई की जाती थी। इसी के साथ जो भूमि होती थी उस भूमि का सीमा का निर्धारण भी किया जाता था। कहीं ना कहीं इस भूमि की नपाई से जो राजा का राजकोष बढ़ने लगा, या कहीं कि राजा के पास कर अधिक आने लगा, है ना। इसी के साथ यहाँ पर जो कृषि होती थी या कहीं गुप्तोत्तर काल कृषि होती थी, तो यहाँ पर जो भूमि थी उस भूमि को अनेक नामों से जाना जाता था, अनेक भागों में बांटा जाता था। जैसे कि हम कहें कि वह भूमि जिसको बोया जाता था, यानी कि वो भूमि जिसको बोया जाता था, जहाँ पर कृषि की जाती थी, जहाँ पर खेती की जाती थी, वो भूमि जहाँ पर खेती की जाती थी उस भूमि को यहाँ पर वहित कहा जाता था। अभिलेखों में हमको जानकारी मिली है कि जहां पर भूमि को बोया जाता था या कहीं कि जिस भूमि पर खेती की जाती थी, जिस भूमि पर कृषि की जाती थी, उस भूमि का नाम था वहित। तो वहित भूमि का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अनेक बार पूछा गया है कि वहित भूमि क्या थी। तो वहित भूमि वो भूमि जहां पर कृषि किया जाता था या कहीं की बोई जाती थी। इसी के साथ एक वो भूमि जिस भूमि पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता था, या कहीं कि जिसको हम कह सकते हैं बंजर भूमि। जिस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, वो चाहे बंजर हो चाहे उपजाऊ हो, लेकिन उस भूमि पर कृषि कार्य यदि नहीं किया गया है तो उस भूमि को कहा जाता था अकृष्ट भूमि। अकृष्ट भूमि वो होती थी जिस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है। इसी के साथ कुछ भूमि ऐसी भी होती थी जिस पर उपजाऊ भूमि नहीं थी, या कहें कि उस पर बोने के बाद में अधिक उपज नहीं होती थी, या कहें कि बंजर टाइप की भूमि थी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो भूमि जहां पर बीज बोने के बाद में वहां पर उपज कम होती थी, तो उस भूमि को कहा जाता था ऊसर भूमि। ऊसर भूमि जो हम बता रहे हैं, ये सिविल सर्विस की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऊसर भूमि किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर हमने कहा कि जिस स्थान पर बोया जाता था उसको वहित भूमि कहा जाता था, जिस स्थान पर कृषि कार्य नहीं किया गया हो उस भूमि को कहा जाता अकृष्ट भूमि, और जिस भूमि पर कृषि बोने के बाद में यदि उपजाऊ न होती थी उस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता था। अब इस समय जो कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए, या कहें कि कृषि जो फसल थी, इस फसल के अंदर ऊर्जा के रूप में जो गोबर का खाद होता है, जिसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक खाद,
प्राकृतिक खाद, तो इस समय इस प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था, यानी कि इस प्राकृतिक खाद को खेतों के अंदर डाला जाता था। डालने के बाद इससे कृषि में अधिक उपज होती थी। जो वर्तमान जो ग्रामीण इलाके हैं, उस ग्रामीण इलाके में आज भी जो प्राकृतिक खाद है या कहीं जो गोबर का खाद है उसका प्रयोग किया जाता है ना, जिससे कृषि या कहीं फसल के अंदर उपज अधिक होती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। इसी के साथ यहाँ पर क्या हुआ कि इस समय जो कि तालाब को खुदवाना एक परंपरा बन गई, यानी कि इस समय समाज के अंदर माने जाने लगा कि जो तालाब बनाएगा उसको पुण्य मिलेगा। इस समय गुप्तोत्तर काल के समय ये मान्यता बढ़ गई कि जो तालाब का निर्माण कराएगा तो तालाब का निर्माण करने वाले को भगवान पुण्य देगा, जिसके कारण यहाँ पर तालाबों का निर्माण होने लगा और इन तालाबों से कहीं ना कहीं सिंचाई भी की जाती थी। इन तालाबों का निर्माण जैसे हुआ तो तालाबों को से सिंचाई की जाती थी, जिससे भी कृषि उत्पादन बढ़ा। रहट, अब रहट एक जैसे कि रहट का प्रयोग किया जाता था। अब रहट क्या होती है कि जैसे कि ये कुआं है, ये कुआं है। अब इस कुएं के अंदर एक गरारी लगी होती थी, गरारी पर चारों तरफ बाल्टियां या कहीं कटोरे लगे हुए थे। अभी जैसे चलती थी तो प्रत्येक कटोरे में पानी आता था और पानी आकर वो खेत में डाल दिया जाता था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर रहट का प्रयोग भी किया जाता था, रहट से सिंचाई की जाती थी। परिणाम स्वरूप यानी कि यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा जैसे कि सिंचाई है ना, इसी के साथ इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग, तो इन सभी से जो कि उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन क्षमता बढ़ी तो राजा अधिक कर लगाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बढ़ाव देखने को हमको मिली, है ना। अब जो खेती है, जो खेती का कार्य किया जाता था, सामान्य रूप से इस खेती के कार्य में शूद्रों का प्रयोग किया जाता था। शूद्र वो वर्ग था जो कि सबसे निचला वर्ग माना जाता था, जिसका कार्य सेवा में जिसका कार्य सेवा करना था केवल उच्च वर्गों की, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनकी सेवा करना शूद्रों का कार्य था। लेकिन गुप्तोत्तर काल में आते आते शूद्रों को भी कृषि कार्य करने का अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब है कि गुप्तोत्तर काल के समय कुछ अधिकार शूद्रों को भी दे दिया गया, अब शूद्र भी खेती करने लग गए थे। लेकिन अब जो जमीन थी, जमीन या तो राजा की थी, ये देखिए जमीन है, जमीन राजा की थी। राजा जैसे कि ब्राह्मणों को भूमि दान दे देता था, राजा की भूमि है, राजा ब्राह्मणों को भूमि दान दे देता था। इसी के साथ जो राजा के अधिकारी थे, इन अधिकारी को भी राजा भूमि दे देता था। देखो राजा की भूमि है, अब राजा कुछ तो ब्राह्मणों को, मंदिरों को, इनको भूमि दान दे देता था। जो ब्राह्मण जो कि राजा है, इस राजा के जो नौकर थे या कहीं जो राजा के अधिकारी थे, इन राजा के अधिकारियों को राजा वेतन के रूप में भूमि देता था। अब भूमि मिल गई, ब्राह्मणों को मिल गई, है ना, अधिकारियों को भूमि मिल गई। अब जो ये भूमि मिली, इस भूमि पर जो कि ये लोग जो शूद्र होते थे, इन शूद्रों को कृषि कार्य करने में लगाते थे, तो कहने का मतलब ये है कि जो शूद्र होते थे, इन शूद्रों का इस समय जो कि मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य जो कि कृषि करना बन गया। अब ये कृषि बटाई पर करते थे। कुछ किसान तो ऐसे थे जो कि जिसके पास कुछ निजी भूमि होती थी, वो भले राजा को कर दे, लेकिन कुछ भूमि पर ये ऐसी भूमि होती थी जिस पर एक कृषि कार्य करते थे। जैसे कि ये किसी की भूमि है, इस पर कोई व्यक्ति कृषि कार्य करता है तो इसका कुछ भाग तो जो मूल मालिक है उसको देना पड़ता था और कुछ भाग ही अपने पास रखता था, जिसको बटाईदार कृषि कहा जाता है। इसी के साथ सामंत युग। अब जो गुप्तोत्तर काल है या कहें कि गुप्त काल है, गुप्त काल से पहले कहें कि जैसे कि मौर्य काल था, इस मौर्य काल के अंदर भारत बहुत बड़ा एक छत्रछाया में था, यानी कि कहें कि मौर्यों का एक बड़ा साम्राज्य था। इसी के साथ बाद में धीरे धीरे भी बड़ा साम्राज्य था, जैसे कि गुप्त राजा थे, इन गुप्त राजाओं का भी एक बड़ा साम्राज्य था। लेकिन गुप्तों के बाद में क्या होता है, जो गुप्त राजा है ना, गुप्त राजा भूमि का दान करने लगते हैं। अब ये भूमि का दान ब्राह्मणों को करते हैं, इसी के साथ इनके जो अधिकारी है इनको दे देते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भूमि थी ये भूमि बट गई। बटने के बाद में क्या हुआ कि अब जैसे ये साम्राज्य कमजोर हुआ, जैसे ही गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ तो जिसके पास जो भूमि थी, ये भूमि पर अपनी सेना का गठन किया। सेना के गठन करने के बाद में जैसे ये गुप्त साम्राज्य कमजोर होता है, कमजोर होने के बाद में जो ये कमजोर हो गया और जो जिनके पास भूमि थी, भूमि अपनी सेना का गठन करते हैं और धीरे धीरे सामंतवाद जो कि मजबूत होने लगते हैं। कहने का मतलब है अब जो ये धीरे धीरे भूमि का दान करने के बाद में जो कि भारत जो कि खंड में बिखर गया, खंड में यानी कि छोटे छोटे राजाओं का भारत पर शासन होने लगा। पहले भारत पर एक बड़ा राजा शासन करता था, लेकिन अब धीरे धीरे भूमि जो कि सामंत व्यवस्था का उद्भव होने का कारण यह है कि इन्होंने छोटी छोटी भूमि दान दे दी, या कहें कि धीरे धीरे जो कि निजी क्षेत्र पर छोटे छोटे राजा उभर कर आए, जिसके कारण क्या हुआ है ना, अब जो छोटे छोटे राजा, देखो एक बड़ा राजा है तो युद्ध कम हो गई, लेकिन अब जो छोटे छोटे राजा है, अब इन छोटे छोटे राजाओं के मध्य आपस में युद्ध होता था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो एक कृषि कार्य किया जाता था, उस कृषि कार्य में युद्ध के कारण बड़ा नुकसान होता था। तो जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में जो खेती होती थी, इस खेती में युद्ध के कारण बड़ा बड़ा नुकसान होता है। एक डायलॉग है ना, तो यहाँ पर इसी के साथ शूद्र, यहाँ पर अब जो किसान थे, किसान मुख्य रूप से शूद्र थे, लेकिन अब शूद्र खेती करता था, खेती करने के बावजूद
शूद्र का जो कि खेती करने के बाद में कुछ भाग राजा को वो कर के रूप में देता था। जो जमींदार थे या कहें कि जो कहें कि सामंत थे, वो सामंत इस शूद्र के पास बहुत अधिक अंश ले लेता था। तो कहने का मतलब है जो ये किसान वर्ग था, किसान वर्ग के पास जो कृषि उत्पादन बहुत कम बचता था, यानी कि अब जो इसके पास खाने के लिए बहुत कम रहता था, इसलिए बार बार जो किसान वर्ग है ये कर लेता था, है ना, कर उधार लेता था। कर उधार न चुकाने के कर इतना बढ़ जाता था, उनके ब्याज अधिक होता था, जिसके कारण क्या होता था कि बाद में उसको दास बना लिया जाता था। कहने का मतलब जो शूद्र था, इस शूद्र पर ब्याज की दर सबसे अधिक थी, ब्याज की दर सबसे अधिक थी। इसी के साथ व्यापार के बारे में देखें तो व्यापार इस समय कहें कि व्यापार में कमी आई। व्यापार अंतरराज्य व्यापार, यानी कि भारत के अंदर भी व्यापार होता था, है ना, मार्ग जो कि जल के द्वारा भी होता था, स्थल के द्वारा भी होता था, नदियों के द्वारा भी होता था, सड़कों के द्वारा भी होता था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि विदेशों के साथ तो जल के माध्यम से भी होता था और स्थल के माध्यम से भी होता था। तो देखें कि इस समय यानी कि जो कहें कि मौर्य काल था, मौर्य काल के अंदर व्यापार हुआ, बढ़ा, खूब बढ़ा, लेकिन भाई धीरे धीरे व्यापार में कमी आती है। गुप्तों के समय में व्यापार बढ़ा, लेकिन अब जो गुप्तोत्तर काल होता है, इस गुप्तोत्तर काल में व्यापार में कमी आती है। व्यापार में कमी आने का जो मुख्य कारण रीजन ये है कि इधर से आते हैं जो कि आक्रांत इधर से आते हैं, तो ये वाला इलाका है ना जो कि अरब अपना अधिकार में कर लेते हैं। तो बंगाल था, इस बंगाल के अंदर कुछ वस्तुएं फेमस थी, जैसे कि कहें कि बंगाल का मलमल इतना फेमस था कि विश्व भर में इसकी मांग थी। इसी के साथ बंगाल पान सुपारी के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल के नीचे जैसे कि उड़ीसा है, आज का जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था। अब ये कलिंग है ना जो कि धान की अच्छी किस्में के लिए प्रसिद्ध था, धान की अच्छी किस्मों के लिए ये कलिंग प्रसिद्ध था। इसी के साथ जो मालवा है, आज का जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ये मालवा, आज का जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ये मालवा जो कि इस समय गन्ने, नीलम और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। मालवा, नीलम, अफीम के लिए प्रसिद्ध था। इसी के साथ जो आज का गुजरात, यहाँ पर द्वारका है, ये द्वारका जो कि इस समय शंख और सीपी के लिए प्रसिद्ध था। इसी के साथ जो गुजरात है, गुजरात सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसी के जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर मसाले की बहुत अधिकता थी, मसाले की अधिकता थी। इसी के साथ यहाँ से जो चंदन है, जो आज का कहें कि जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत से चंदन मसाले जो कि उत्तर भारत में निर्यात किए जाते थे। इसी जो कि इस समय जो व्यापार करने वाले जो प्रमुख बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों में, यानी बंदरगाह जहाँ पर जो कि सामान जो उतारे जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो जो बंदरगाह थे, बंदरगाह में जो पूर्वी तट था, इस पूर्वी तट पर अनेक बंदरगाह प्रमुख थे। जैसे कि कहें कि पूर्वी तट पर एक ताम्रलिप्त, यहाँ पर ताम्रलिप्त बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध था, या कहें कि इस समय का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्त बंदरगाह था। इसी के साथ यहाँ पर जो पूर्वी तट था, इस पूर्वी तट पर सप्तग्राम, पुरी, कलिंग, सिक्का, केस प्रमुख बंदरगाह थे, जिनसे यहाँ पर विश्व भर में व्यापार किया जाता था। इसी के साथ जो पश्चिमी तट है, यानी कि जो भारत का जो पश्चिमी तट है, इस भारत के पश्चिमी तट पर कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, जैसे कि कहें कि देवल थाना, खंबात, भड़ोच, सोमनाथ, जो गुजरात है, यहाँ पर सोमनाथ बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह थे, जिससे पश्चिमी जो कहें कि विश्व के साथ व्यापार किया जाता था। इसी के साथ यातायात, इस समय जो भारत है, इस भारत के अंदर यातायात की असुविधा थी। असुविधा कैसे थी? असुविधाओं के बावजूद भी जो अंतर्राज्य व्यापार था, यानी कि देश के अंदर जो व्यापार था, वो बड़ा जो कि कहें कि विकसित अवस्था में था। विकसित अवस्था में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। इसी के साथ जो व्यापार है, जो व्यापारी थे, व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे, क्योंकि इनको व्यापारियों को डर लगता था लूट का, क्योंकि इस समय भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता जैसे ही फैली, आर्थिक उथल पुथल हुआ, राजनीतिक उथल पुथल हुआ, तो यहाँ पर भारत के अंदर जो लूटपाट मच गई, तो जो व्यापार करने जाते थे व्यापारी, उनको लूट लिया जाता था। लेकिन अब जिसके कारण जो व्यापारी वर्ग था, ये समूह बनाकर व्यापार करने जाते थे, क्योंकि व्यापारियों को चोर डाकुओं का खतरा बना हुआ था, चोर डाकुओं। इसी के साथ केंद्रीय विघटन का मतलब है कि पहले जो कि भारत पर किसी एक राजा का बड़े क्षेत्र पर शासन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो सामंती व्यवस्था के कारण जो कि एक खंडों में बंट गया, तो भारत का विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण के कारण क्या हुआ कि ये छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसी के साथ अब जो छोटे छोटे राज्य हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में बड़ी कठिनाइयां होती थी। इसी के साथ जो प्रत्येक राज्य अपना एक चुंगी कर लेता था, यानी कि इस राज्य से इस राज्य में जाना तो चुंगी कर देना पड़ेगा। इसी के साथ जो राजा है, वो राजा अपने क्षेत्र में व्यापार करने के लिए चुंगी कर लेता था। इसके कारण जो कि कहें कि व्यापार में कमी आई। नदियों के द्वारा भी जो कि भारत के अंदर व्यापार होता था, नदियों के द्वारा व्यापार होता था, और नदियों को थोड़ा कहें कि सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि जो स्थल था, स्थल पर हर कोई लूट लेता था, है ना, लूट का डर अधिक था। नदियों में भी लूट का डर था, लेकिन बहुत ही कम था। इसी के साथ तर शुल्क, जो नदियां थी, इन नदियों में जो जहाज जाते थे, इनसे भी राजा शुल्क लेता था। उस शुल्क को कहा जाता था तर शुल्क। अब तर शुल्क लेने वाला जो अधिकारी था, उसको कहा जाता था तरिक। यानी कि तरिक, एक बार सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया है कि तरिक क्या था, तो तरिक जो गुप्तोत्तर काल में जो तर था, या कहें कि नदी थी, नदी से जो शुल्क लेने वाला अधिकारी था, उसको तरिक कहा जाता था। इसी के साथ विदेशियों के साथ व्यापार, जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल में जो विदेश था, विदेश के साथ व्यापार बारे में देखें तो अरब आक्रमण, यानी कि हमने कहा कि
अरब आक्रमण जैसे हुआ तो क्या हुआ कि जो पश्चिमी जो एशिया है यहाँ पर कहें कि इनका प्रभुत्व जम गया, जिसके कारण पश्चिमी एशिया और चीन के साथ व्यापार इन अरबों के कारण कम हुआ। अरबों के कारण जो पश्चिमी एशिया और चीन के साथ व्यापार में कमी देखने को मिली। इसी के साथ समुद्री मार्ग, तो समुद्री व्यापार जो कि पश्चिमी एशिया, समुद्री व्यापार से पश्चिमी एशिया, इसी के साथ जो दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसी के साथ चीन के साथ व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता था। समुद्र मार्ग से व्यापार कहे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके साथ चीन, और जो पश्चिमी एशिया है, इस पश्चिमी एशिया के साथ जहाज़ों से या कहीं समुद्र से व्यापार किया जाता था। लेकिन इस समय जो भारत के जो जहाज से व्यापार करना या कहीं समुद्र मार्ग से व्यापार करने में बहुत कमी आई। इसी के साथ जो चीन का व्यापार इस समय समुद्र से बढ़ने लगा, क्योंकि चीन का इस समय समुद्र से व्यापार बढ़ा, क्योंकि इसका कारण यह था कि चीनी था ना, चीनी जो जहाज थे या कहेंगे जो चीनियों के जो जहाज थे, ये जहाज बड़ी होती थी। लगभग चीनियों की एक जहाज में लगभग 1000 लोग बैठ सकते थे, इतनी बड़ी चीनियों की जहाज होती थी। इसी के साथ चीनी था ना, चीनी जो कि अपनी जहाजों के अंदर हथियार बंद सैनिक रखते थे, ताकि यदि कोई डाकू इन पर आक्रमण करे तो उनका कड़ा मुकाबला किया जा सके, है ना। तो कहीं ना कहीं चीनी जहाज एक तो बड़े थे, इसी के साथ सुरक्षित थे, जिसके कारण चीनियों का समुद्र के अंदर व्यापार बढ़ा। लेकिन भारत के जो जहाज थे, भारत के जहाज इस समय छोटे होते थे, इनके अंदर सुरक्षा का अभाव था, कोई भी लूट लेता था, जिसके कारण जो कि भारत के अंदर जो व्यापार में कमी आई। जो भारत के व्यापारी दूर दूर से व्यापार करते थे, जिसके कारण जैसे कि भारत के व्यापारी चीन से व्यापार करें तो चीन से व्यापार करने के बदले भारत से तो वस्तुएं जाती थी, चीन से सोना चांदी भारत में आता था। कहने का मतलब है भारतीय व्यापारी जो कि वस्तुओं के बदले कहे कि सोना चांदी लेते थे, जिसके कारण चीन है ना, चीन का जो राजा था वो राजा बहुत नाराज था। इसलिए चीन के राजा ने सोना चांदी, क्योंकि चीन से बहुत अधिक मात्रा में सोना चांदी भारत आ रहा था, इसको रोकने के लिए चीन का राजा सन 1296 में एक कानून बनाता है, ताकि जो कि चीन से जो सोना चांदी भारत में जा रहा है इस पर रोक लगाई जा सके। इसी के साथ इस समय गुप्तोत्तर काल में उद्योग धंधे के बारे में बात करें तो इस समय धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा, लकड़ी जो कि ये प्रमुख उद्योग थे। वस्त्र उद्योग जो कि हमारे भारत में बहुत लंबे पुराने समय से चला आ रहा है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको जो वस्त्रों के कुछ उदाहरण मिले हैं। इसे कहें कि मौर्य काल में वस्त्र उद्योग बड़े उन्नत अवस्था में थे, लेकिन इस समय भी कहें कि वस्त्र उद्योग बड़ी अच्छी अवस्था में थे। जैसे कि कहें कि सोम जो कि षण के रेशम से बना हुआ एक कपड़ा था। इसी के साथ पौधों के रेशम से बना हुआ कपड़ा जिसको दुकुल कहा जाता था। रेशम वस्त्र है ना बहुत अधिक महीन होते थे। इसी के रेशम वस्त्र भारत के इतने महीन होते थे कि यदि उनको आप आंखों से देखना चाहो तो नहीं दिखते थे, उनको छूने स्पर्श करने के बाद में ही मालूम होता था, इतने महीन जो कि कपड़े भारत के होते थे इस समय। धातु उद्योग के अंदर हम बात करें, धातु उद्योग के अंदर तांबे, कांसे, पीतल प्रमुख थे। इसी के साथ इनकी मूर्तियां भी बनाई जाती थी, सोना चांदी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। जैसे कि कहें कि विदेशी आक्रांता जैसे भारत आते थे तो वो मंदिरों पर कहें कि अटैक करते थे, और जो मंदिरों के अंदर सोना चांदी का जो धन था उसको लेकर जाते थे। इसी के समय जो कि कहें कि जो एक श्रेणी संगठन भी होता था। अब ये श्रेणी संगठन है ना, इस समय श्रेणी संगठन क्या कार्य करता था, ये एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों को, समूह को, जो एक प्रकार का जो व्यवसाय है वो करने वाला जो कि श्रेणी थी। श्रेणी यानी कि जैसे कोई कुम्हार का कार्य कर रहा है तो कुम्हार का कार्य करने वाले लोगों का समूह था, वो एक श्रेणी था। जैसे कहे कि माला का कार्य कर रहा है, कोई माला बनाने का कार्य कर रहा है तो माला बनाने का कार्य करने वाली एक श्रेणी है ना, जिसको बाद में माली कहा गया। जो कुम्हार का जो कार्य करने वाले या कहीं बर्तन बनाने कार्य करने एक श्रेणी थी, एक जैसे कार्य करने वाले संगठन था, बाद में कुम्हार कहा गया। कहने का मतलब जो श्रेणी थी, ये श्रेणी संगठन इसके जो कि प्रमुखता थी। श्रेणी जो कि एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह था। जैसे कि कहें कि कुम्हार जो कि मालाकार, जो कुम्हार थे ये एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग थे, मालाकार एक प्रकार की माला का व्यवसाय करने वाले लोग थे, जो कि बाद में चलकर धीरे धीरे माली का रूप ले लेते हैं, जो कि बाद में एक जाति बन जाती है ना। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो ये श्रेणी संगठन था, इनसे इनका कहीं ना कहीं उद्गार होता है। इसी के साथ जो श्रेणियां थी, हमने कहा कि मालियों का जो कि माला का कार्य करने वाले माली, कुम्हार का कार्य करने वाले कुम्हार, है ना। तो जो ये श्रेणियां थी, इन श्रेणियों का जो मुखिया होता था, अभिलेखों के अनुसार इस मुखिया को महतक या महार कहा जाता था। श्रेणियों का जो मुखिया होता था उसको महतक या महार कहा जाता था। इसी के साथ इनकी जो कार्यकारी यानी कि जो श्रेणियां थी, इनके कार्यकारी समितियां होती थी, जिससे समिति को कार्य याचिका कहा जाता था। श्रेणियां जो कि बैंक के रूप में कार्य करती थी। जिस प्रकार आज बैंक होते थे, जिस प्रकार आज के बैंक होते हैं, उस प्रकार जो श्रेणियां थी, बैंकों के रूप में कार्य करती थी, है ना। इसी के साथ मुद्रा का उपयोग कम, इस समय मुद्रा का उपयोग कम होने लग गया। इससे पहले जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल की हमको अनेक मुद्राएं देखने को मिलती है, लेकिन जो गुप्तोत्तर काल है, इस गुप्तोत्तर काल में कहें कि जो कि बहुत कम हमको मुद्राएं देखने को मिलती है, या कहें इससे हमारे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल में मुद्राओं में कमी आई। इस समय मुद्राओं की कमी आई, इसके प्रमुख कारण यह है कि एक तो इनका विदेशी व्यापार में कमी आई। विदेशी व्यापार में जैसे कहें कि रोम के साथ व्यापार होता था पहले, उसमें कमी आ गई। इधर से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता था, इसमें कमी आ गई। इसी तरह चीन के साथ व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे व्यापार में कमी आई, जिसके कारण जो मुद्राएं में कमी आ गई। दूसरा कारण यह है कि व्यवस्था में वेतन बदले, यानी कि मुद्राओं का कारण दूसरा यह है कि एक पहले
जो कि इस समय सामंत व्यवस्था का जो कि कहे कि विस्तार हुआ। सामंत व्यवस्था में सामंत है और सामंत के जो अधिकारी है उन अधिकारियों को सामंत वेतन के बदले भूमि देता था, वेतन के बदले भूमि देता था, जिसके कारण अब वेतन के बदले भूमि दे दिया। अब भूमि पर ये अधिकारी किसी शूद्र को कृषि कराएगा और कृषि कराने के बाद में उसके पास धन आएगा, यानी तो ये अब जब ये अधिकारियों को ही जो कि वेतन के रूप में भूमि दे रही है तो अब इनको मुद्राएं बनाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए भी मुद्राओं में कमी आई। इसी के साथ भूमि अब जो अंतरराज्य यानी कि देश के अंदर जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तु, एक वस्तु मेरे पास है, मैंने किसी को पेन दिया, उसके बदले मैं उसके पास कुछ और ले लूँ। तो ये जो वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय का यहाँ पर विकास हुआ, या कहेंगे वस्तु विनिमय होता था, जिसके कारण में जो कि मुद्राएं बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी के साथ साधारण लेन देन कौड़ियों पर आधारित होता। अब एक कौड़ियाँ क्या होती है, जिस प्रकार कहें कि कौड़ियाँ जो कि समुद्र में मिलती है, जिस प्रकार कहें कि कौड़ियाँ होती है गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद, जैसे कि कहें कि शादी ब्याह होता है, उस शादी ब्याह के अंतर्गत जैसे लगन आता है तो वहाँ पर जो कि एक हाथ में बांधने का डोरा बांधा जाता है, लड़कियों के भी और दुल्हन के भी और दूल्हा के भी, दोनों को डोरा बांधा जाता है। तो उस डोरे के अंदर कौड़ियाँ होती है, कौड़ियाँ जैसे कि छोटी छोटी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, गोल गोल होती है। तो वो जो डोरे के अंदर जो कौड़ियाँ होती है, तो कौड़ियाँ कहीं ना कहीं उस समय यानी गुप्तोत्तर काल में जो कि साधारण जो लेन देन था, वो साधारण लेन देन जो कि कौड़ियों के आधार पर होता था। कहने का मतलब है कि जो कौड़ियाँ थी, कौड़ियाँ इस समय जो कि लेन देन का साधन थी, जिस प्रकार आज की जो मुद्राएं होती है, मुद्राएं जैसे कि आज के पैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस समय जो कौड़ियाँ थी वो कौड़ियाँ लेन देन का जो कि कहें कि लेन देन वाली जो कि कहें कि मुद्राएं के रूप में थी। तो साधन यहाँ पर कौड़ियों से लेन देन होता था। अब जो पटियार है, यानी कि जो आज का राजस्थान यहाँ पर गुर्जर पटियार राजा हुए, गुर्जर पटियार को जो राजा है, इनके अभिलेखों में हमको कौड़ियों को जो कि कौड़ियों को ये कप दरके कहते हैं। तो कहने का मतलब है इस समय जो कि साधारण लेन देन कौड़ियों पर आधारित था। जो कौड़ियाँ होती है, जैसे कौड़ियाँ गोल गोल होती है, छोटी छोटी सफ़ेद रंग की होती है कौड़ियाँ, तो उन कौड़ियों से यहाँ पर लेन देन होता था। ये कौड़ियाँ की फोटो आप थंबनेल पर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया। अगला टॉपिक होगा कि जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल में जो कि सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो फिर मिलते हैं, 2 या 3 क्लासें और होगी और हमारी जो प्राचीन भारत की इतिहास की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, एक टॉपिक नहीं बचेगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।